हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपके लिए क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस का सीबीएसई का 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसका क्वेश्चन पेपर कोड आपके सामने है 32/1/1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर कोड है। तो इस क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू को आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के प्रश्नों को भी डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आप लोग खुद से आंसर कीजिएगा, फिर उसको हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप लोग अपने प्रैक्टिस सेशन की तरह इसको यूज़ कीजिए कि आपने अभी तक कितना सिलेबस कवर किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1866 में एकीकृत इटली का हिस्सा बना? सार्डिनिया, पीडमोंट, वेनेशिया, सिसिली या पेपल राज्य। तो इनमें से कौन सा क्षेत्र 1866 में एकीकृत इटली का हिस्सा बना? बताइए, इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वेनेशिया इज द राइट आंसर। 1866 में एकीकृत इटली का हिस्सा वेनेशिया बना था। ओके, इटली का एकीकरण एक लंबी प्रक्रिया थी जो 1848 से 1871 के बीच पूरी हुई थी। तो इटली का एकीकरण 1848 से 1871 के बीच हुआ था। 1866 में प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें इटली ने प्रशिया का साथ दिया था और ऑस्ट्रिया जिसके कारण हार गया था। जिसके बाद वियना की संधि के तहत ऑस्ट्रिया को वेनेशिया का क्षेत्र इटली को सौंपना पड़ा था। इस प्रकार 1866 में वेनेशिया एकीकृत इटली का हिस्सा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है, 19वीं सदी तक लोगों के यूरोप से अमेरिका जाने के निम्नलिखित कारणों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि 19वीं शताब्दी में लोग यूरोप से अमेरिका किन कारणों से जा रहे थे। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। गरीबी और भूख वो कारण था जिसके कारण वो यूरोप से अमेरिका जा रहे थे। गुलामों की खरीद फरोख्त, बीमारियों का बोलबाला या धार्मिक टकराव और दंड। अब यहाँ पर आपको नीचे विकल्प दिए गए हैं, जिसको आपको देखते हुए राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गरीबी और भूख, बीमारियों का बोलबाला और धार्मिक टकराव और दंड वो कारण था जिसके कारण यूरोप के लोग अमेरिका की तरफ पलायन कर रहे थे। ओके, 19वीं शताब्दी में यूरोप कई समस्याओं से जूझ रहा था जिसके कारण लोग अमेरिका की ओर पलायन कर रहे थे। गरीबी और भूख, यूरोप के कई देशों में जनसंख्या बढ़ने से भोजन की कमी और गरीबी बढ़ गई थी। बीमारियों का बोलबाला था, शहरों में अत्यधिक भीड़ होने के कारण बीमारियां बहुत तेजी से फैलती थी। धार्मिक टकराव, यूरोप में धार्मिक असंतोष था। जो लोग स्थापित चर्च के नियमों को नहीं मानते थे उन्हें दंडित किया जाता था, इसलिए वे आज़ादी की तलाश में अमेरिका की ओर पलायन कर रहे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बताना है, बुक ऑफ मार्वल्स के लेखक कौन है? मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डिगामा या अल्फ्रेड कॉस्टरबी। इनमें से कौन बुक ऑफ मार्वल्स के लेखक हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? मार्को पोलो। मार्को पोलो की पुस्तक का नाम है बुक ऑफ मार्वल्स। मार्को पोलो कौन थे? मार्को पोलो एक प्रसिद्ध वेनिस, इटली के यात्री थे। उन्होंने अपनी चीन और एशिया की यात्राओं का विवरण, जब उन्होंने चीन और एशिया की यात्रा की तो उन्होंने उसका एक विवरण अपनी पुस्तक द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो में दिया। ठीक है, और इसी पुस्तक को ही बुक ऑफ मार्वल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही पुस्तक के नाम हैं, ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो और बुक ऑफ मार्वल्स। किसने लिखा था? मार्को पोलो ने, और मार्को पोलो इटली के यात्री थे।
अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मान लीजिए कि आप 15वीं शताब्दी की प्रिंट संस्कृति पर शोध कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपके शोध का सबसे महत्वपूर्ण लाभ होगा? ठीक है, तो आप 15वीं शताब्दी की प्रिंट संस्कृति पर शोध कर रहे हैं, तो कौन सा आपके शोध का सबसे महत्वपूर्ण लाभ होगा? ऑप्शन ए है, दुर्लभ पांडुलिपियों तक आसान पहुंच हो जाएगी, पुस्तकालयों की आवश्यकता में कमी होगी, पाठों को हाथ से कॉपी करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी, या प्रिंट में तेजी और सटीकता में वृद्धि होगी। तो मतलब एक प्रकार से आपको बताना है कि प्रिंट संस्कृति, प्रिंट पद्धति आने से क्या लाभ हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, प्रिंट में तेजी और सटीकता में वृद्धि। 15वीं शताब्दी में जोहान गुटेनबर्ग ने, किसने? जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? जोहान गुटेनबर्ग ने। इससे पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थी, जिसमें बहुत समय लगता था और गलतियां होने की संभावना रहती थी। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आने से किताबों का उत्पादन तेज हो गया और हर कॉपी बिल्कुल सटीक और एक जैसी होने लगी, और इससे साक्षरता बढ़ने में भी बड़ी मदद मिली। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में वनों के निम्नलिखित वर्गों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक से सबसे कम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन से वन है? आरक्षित वन है, रक्षित वन है, या अवर्गीकृत वन है? तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा बताना है, यानी आपको कौन सा क्रम बताना है? अवरोही क्रम बताना है, यानी सबसे ज़्यादा से सबसे कम की तरफ चलना है। और ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, उसमें से आपको चुनना है। तो सबसे ज़्यादा भारत में कौन से वन है? आरक्षित वन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहले आएगा, उसके बाद रक्षित वन और लास्ट में अवर्गीकृत वन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे ज़्यादा वन आरक्षित हैं, उसके बाद रक्षित और उसके बाद अवर्गीकृत। भारत में कुल वन क्षेत्र का आधे से अधिक आरक्षित वन है, उसके बाद रक्षित और फिर अवर्गीकृत वन आते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। सरिस्का बाघ रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में। सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला है, आपको मिलान करना है कि कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है। कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये मिलान आपको करना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर, नागार्जुन सागर और मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो जो हमारा हीराकुंड बांध है वो महानदी पे बनाया गया है। किस पे बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है? महानदी पर। ठीक है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर और मेटूर बांध कावेरी नदी पर। ठीक है, आप इसको याद कैसे रखते हैं? ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, जैसे हीराकुंड, महान हीरा, महान हीरा, यानी हीराकुंड किस नदी पर है? महानदी पर। ऐसे ही आप याद कर सकते हैं, एक दो को याद कर सकते हैं, बाकी को तो याद ही करना पड़ेगा। जैसे कि नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। तो इसको याद कर सकते हैं कि कृष्णा ने नाग को मारा, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। ठीक है, ठीक है, तो हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर है? महानदी पर। गांधी सागर चंबल नदी पे, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे और मेटूर कावेरी नदी पर। तो इनको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इससे जुड़े ही कुछ और बांध और नदी को हम आपको बता देते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं।
जैसे आपने पढ़ा कि हीराकुंड बांध महानदी पर है और कहाँ पर है ये, उड़ीसा राज्य में है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है और मध्य प्रदेश में। जैसे आपको मैप आएगा तो उसमें आपको भरने में काम आएगा अगर आपको स्टेट पता होगा कि ये बांध किस राज्य में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में है। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर है, यह भी इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर है और पंजाब हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद आपको याद रखना है टिहरी बांध। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर बांध इम्पॉर्टेंट है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है और गुजरात में है। सलाल प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। सलाल प्रोजेक्ट कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर ही है, कर्नाटक में है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है और राजस्थान में है। ठीक है, तो स्टेट भी याद रखेंगे। एक बार आप लोग इसको दोबारा से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आप लोग अपने इसे नोट्स में शामिल कर सकते हैं। नोट्स में शामिल करते हुए साथ साथ इनको याद भी करते चलिए, क्योंकि अब आपके सामने टाइम बहुत कम है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कृष्णा गोदावरी मुद्दे में शामिल प्रमुख राज्यों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको बताना है कि कृष्णा गोदावरी मुद्दा किन राज्यों के बीच है। बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, सोचिए आप लोग पहले। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा गोदावरी मुद्दा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कृष्णा गोदावरी जल विवाद मुख्य रूप से महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए पानी के बहाव को मोड़ने पर शुरू हुआ था। इससे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे निचले राज्यों में कृषि और उद्योग के लिए पानी की उपलब्धता कम होने की संभावना थी। इसलिए इन तीन राज्यों के बीच, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा गोदावरी मुद्दा शामिल है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कल्पना कीजिए कि आप जनवरी में दिल्ली से चंडीगढ़ एक शादी में शामिल होने के लिए सड़क मार्ग से जा रहे हैं। तो आपको मंथ याद रखना है, कब जा रहे हो आप, जनवरी में। यात्रा के दौरान आप निम्नलिखित में से कौन सी फसल खेतों में प्रमुखता से देखेंगे। तो जनवरी में हमें कौन सी फसल खेतों में ज़्यादातर दिखेगी, ये आपको बताना है। चावल, मक्का, गेहूं या ज्वार। बताइए, चावल, मक्का, गेहूं या ज्वार। तो हमें कौन सी फसल दिखेगी, गेहूं दिखेगी, क्योंकि गेहूं क्या है, रबी फसल है। और जनवरी में कौन सी फसल दिखेगी, रबी फसल। ठीक है, जनवरी का महीना रवि सीजन होता है, यानी रवि फसल का सीजन होता है। रवि फसलें अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल जून में काटी जाती हैं। गेहूं उत्तर भारत जैसे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की प्रमुख रवि फसल है। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण से। आपको बताना है, अभिकथन आपको दिया गया है, खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग है। कारण दिया गया है इसका, सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आप चेक करिए क्या अभिकथन सही है कि खनिज हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग है। तो बिल्कुल सही है, खनिज हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग है। हर चीज़ बनाने के लिए आपको खनिज चाहिए। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्योंकि लगा के देखिए, क्योंकि सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। तो कारण भी बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो हमारा कौन सा राइट आंसर होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभिकथन यहाँ पर सही है क्योंकि सुई से लेकर हवाई जहाज तक लगभग सब कुछ खनिजों से बना होता है। और कारण भी सही है क्योंकि हमारे कुल पोषक तत्वों का, जो हमारे शरीर में पोषक तत्व है, उसका केवल 0.3% हिस्सा खनिज होता है, जो कि बहुत कम है। लेकिन इसके बिना हम शेष 99.7% भोजन का उपयोग करने में भी सक्षम नहीं होंगे। इसलिए जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए खनिज अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको
मैच करना है लौह अयस्क खनिज और प्रमुख खानों को, कि ये जो खनिज हैं उनकी प्रमुख खाने कहाँ कहाँ पर है। तो जैसे कि लौह अयस्क है, उसकी खान कहाँ है, अभ्रक की कहाँ है, वो बॉक्साइट की कहाँ है और कोयला की कहाँ है। अगर आपको इसमें से किसी एक का भी पता है तो आप इसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोयला का पता है कि ये सिंगरौली में इसकी प्रमुख खानी है, तो कोयला कोयला को हमें किससे मैच करना है, सिंगरौली से। यानी डी का फोर्थ ऑप्शन आपको किस किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है डी का फोर्थ ऑप्शन। क्या सी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। डी में सेकेंड ऑप्शन, डी का सेकेंड से आपको मैच करना है। डी का सेकेंड सिर्फ ए ऑप्शन में दिख रहा है और कहीं भी हमें नहीं दिख रहा है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, लौह अयस्क कहाँ पे मिलेगा, चंद्रपुर में। बॉक्साइट कहाँ पर मिलेगा, मैकाल में। और अभ्रक कहाँ मिलेगा, गया में। ठीक है, तो किसी एक ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट करते हुए, जैसे आपको एक ऑप्शन पता है तो उसके द्वारा आप अन्य ऑप्शंस को जितने भी बच गए उनको एलिमिनेट कीजिए, आप उससे सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जो लौह अयस्क है वो आपको चंद्रपुर महाराष्ट्र में उसकी खाने ज़्यादा दिखेंगी, अभ्रक की गया बिहार में, बॉक्साइट की मैकाल, मैकाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, कोयला सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बेल्जियम ने अपनी बहुसंख्यकवाद की समस्या का समाधान निम्नलिखित में से किस प्रकार की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करके किया। बहुसंख्यकवाद की समस्या बेल्जियम में थी, तो उसको उसने किस प्रकार की शासन व्यवस्था के द्वारा सुदृढ़ किया। एकात्मक, अध्यक्षात्मक, संघात्मक या संसदात्मक, बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा, संघात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, संघात्मक। क्वेश्चन नंबर 13, सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा मिलान सही है। क्या कनाडा एक एकात्मक व्यवस्था है, बोलीविया में संघात्मक व्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया में एकात्मक व्यवस्था है, स्पेन में संघात्मक व्यवस्था है। कहाँ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही मिलान किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, स्पेन में संघात्मक व्यवस्था है। ठीक है, कनाडा में भी संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया में भी संघात्मक व्यवस्था है। तो यहाँ पर ये सारे मैचिंग गलत है। स्पेन में संघात्मक व्यवस्था ये यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के मुख्य घटक है। नेता, सक्रिय सदस्य, समर्थक और दबाव समूह। तो राजनीतिक दल के मुख्य घटक इन चारों में से कौन कौन से हैं। तो देखिए, राजनीतिक दल में नेता भी शामिल होता है, सक्रिय सदस्य भी शामिल होते हैं और समर्थक भी शामिल होते हैं, लेकिन दबाव समूह शामिल नहीं होते हैं। यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका सही ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व मानव विकास सूचकांक। ठीक है, विश्व मानव विकास सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर 4 देशों के नाम लिखे गए हैं, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान, और इनका मानव विकास सूचकांक में क्या क्रमांक है वो आपको दिया गया है। जैसे भारत का 130 है, म्यांमार का 148 है, नेपाल का 149 और पाकिस्तान का 150। तो आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा देश
मानव विकास सूचकांक में उच्चतम स्थान रखता है? सबसे ऊपर कौन सा देश स्थान रखता है? पाकिस्तान, भारत, नेपाल या म्यांमार? तो राइट आंसर क्या होगा? भारत। भारत 130वां स्थान रखता है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा दिख रहा है 150, तो वही सबसे ज़्यादा उच्चतम स्थान रखता है। ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि HDI में जो सबसे कम स्थान रखता है ना, उसी का उच्चतम स्थान होता है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जिस देश का क्रमांक जितना कम होता है उसका स्थान उतना ही उच्च माना जाता है। इस तालिका में भारत का जो रैंक है 130 है, जो कि सबसे कम रैंक है, इसलिए भारत सबसे उच्चतम स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद म्यांमार है, उसके बाद नेपाल और उसके बाद पाकिस्तान। जिसका सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम निचले स्थान पर है, और जिसका सबसे कम है वो सबसे उच्च स्थान पर है। तो इसको ध्यान में रखेंगे HDI का जब भी क्वेश्चन आएगा। अब जो HDI है उसकी रैंक कैसे निर्धारित की जाती है? तो 3 चीज़ों को देखा जाता है। उस देश की शिक्षा व्यवस्था को देखा जाता है, स्वास्थ्य व्यवस्था को देखा जाता है, और उस देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर HDI निर्धारित की जाती है। ये भी पूछा जाता है कि HDI इंडेक्स बनाते समय किन को शामिल किया जाता है या किन को शामिल नहीं किया जाता है। तो इन 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। तो ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। X कोई व्यक्ति है जो एक कस्बे में रहता है। वह फूलों की खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर रहा है। फूलों की भी खेती कर रहा है और पशुपालन भी कर रहा है। X का कार्य अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इनमें से कौन से क्षेत्रक में कृषि, फूलों की खेती और पशुपालन आएगी? प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में या चतुर्थक में? बताइए। तो चतुर्थक तो होता ही नहीं है, आप पहले ही हटा दीजिए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में से बताना है। तो जब भी कृषि या पशुपालन आता है, खेती या पशुपालन आता है, तो वो हमेशा किस में होता है? प्राथमिक क्षेत्र में। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। खेती, पशुपालन, मछली पालन और खनन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। तो याद रखेंगे, खेती, पशुपालन, मछली पालन और खनन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने एक पिक्चर दिखाई गई है। आपको बताना है चित्र में किया जाने वाला कार्य अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, चतुर्थक, द्वितीयक या तृतीयक? ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र से। तो आपको बताना है, तो क्या है इसका राइट आंसर? द्वितीयक, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा बनाया जा रहा है, ठीक है। कपास की खेती यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में आएगी, लेकिन जब कपड़ा बनाया जा रहा है तो ये कौन से क्षेत्र में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। कपास की खेती प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। अब इस कपास से क्या बनाया जा रहा है? कपड़ा। तो यहाँ पे विनिर्माण किया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? द्वितीयक क्षेत्र। तो इस पिक्चर में जो चीज़ दिखाई गई है वो द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होगा। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को नहीं करना है क्योंकि ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, आपको ये नहीं करना है। प्रश्न संख्या आपने 17 किया, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है। आपने ये वाला कर लिया, ये आपके लिए था, लेकिन ये दृष्टिबाधित के लिए तो आपको ये नहीं करना है। यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं, अब सारे क्वेश्चन आपको नहीं करना है, इसमें आप टाइम वेस्ट करेंगे, आपका पूरा पेपर नहीं होगा। लेकिन आपको अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी आपको सारे क्वेश्चंस करते हुए चलना है। निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में आता है? मधुमक्खी पालक का, टोकरी बुनकर का, साहूकार का या मछुआरे का? बताइए राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में आता है?
मधुमक्खी पालक का, साहूकार का, टोकरी बुनकर का या मछुआरा का? तो किसका आता है? टोकरी बुनकर का, क्योंकि वो बांस जो लाया है उससे वो टोकरी बनाएगा, तो विनिर्माण करेगा यहाँ पर। तो ये टोकरी बुनकर का काम द्वितीय क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए सरकारी बैंकों से ऋण लेना कठिन क्यों हो जाता है? निम्नलिखित कारणों को पढ़िए और सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। क्योंकि ऋणाधार का अभाव होता है, जटिल प्रक्रिया होती है, ऋण की उच्चतर लागत होती है और जागरूकता का अभाव होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से सही हैं यह आपको यहाँ पर देखना है कि क्यों गांव के जो गरीब लोग होते हैं वो सरकारी बैंक से ऋण नहीं ले पाते हैं और साहूकारों जमींदारों से ऋण लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि उनके पास ऋणाधार का अभाव होता है। ऋणाधार मतलब बैंक में गिरवी रखने के लिए उनके पास ना तो ज़मीन होती है, ना कोई उतना कागजात होता है, तो जिसके कारण वो बैंक से ऋण नहीं ले पाते हैं। दूसरा कारण है जटिल प्रक्रिया है, जो उसके नियम है वो उनको समझ नहीं पाते हैं, उतनी आसानी से उसको कर नहीं पाते हैं। ऋण की उच्चतर लागत, तो ये गलत है, क्योंकि साहूकार जितने ब्याज पे दे रहे हैं उससे कम ब्याज पर आपको बैंक ऋण देता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। जागरूकता का अभाव है, गरीब लोग होते हैं, उतना उनमें समझ नहीं है, ना तो उतनी जागरूकता है, उतने शिक्षित लोग नहीं होते हैं, निर्धन होते हैं, उन्हें लगता है जल्दी से बस ले लेना है, ज़्यादा ब्याज पे वो ले लेते हैं और जिसके कारण वो कर्ज चुका नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिखता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अपने ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनौपचारिक स्रोतों, अनौपचारिक स्रोत क्या है? ऋण के अनौपचारिक स्रोत क्या है? साहूकार, धनी लोग, ठीक है, ये सब ऋण के अनौपचारिक स्रोत हैं। और औपचारिक स्रोत क्या है? बैंक, सहकारी समितियां, ये सब क्या है? औपचारिक स्रोत है। तो कौन कौन से लोग शहरों में अनौपचारिक स्रोतों पर अपने ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्भर रहते हैं? गरीब परिवार, कम संपत्ति वाले परिवार, दोनों गरीब और कम संपत्ति वाले परिवार, दोनों समृद्ध और कम संपत्ति वाले परिवार। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दोनों गरीब और कम संपत्ति वाले परिवार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन कारण का नहीं है, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है सही है या नहीं है। वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण वाला ही है, बस यहाँ पर कथन लिख दिया गया है। कथन एक है, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एक मुख्य कारक है। सबसे पहले ये चेक करिए कि ये वाला कथन सही है या नहीं। तो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एक मुख्य कारक है, बिल्कुल सही है। प्रौद्योगिकी में जब तेजी आई है तो वैश्वीकरण भी बढ़ रहा है। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत में संभव किया है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये थे हमारे 20 MCQ क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।